हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुधीर कुमार और आप देख रहे हैं वैलेंसिया क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर 2023 का सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10th बायोलॉजी का। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है, लेशमानिया में सबसे पहले डिवाइड होता है दैट इज न्यूक्लियस। तो पहले न्यूक्लियस की डबलिंग होगी, फिर इसके बाद में साइटोप्लाज्म की डबलिंग होगी। तो ये सीक्वेंस याद रखना है ना। तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। हाँ, अब कुछ और क्लियर हो गया होगा पहले से, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट जो है ये एडल्ट लेशमानिया है, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड में देखो, यहाँ पे फ्लैजला डबल होना स्टार्ट हो गई है। दूसरे वाले फ्लैजला की लेंथ यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिख रही है और न्यूक्लियस यहाँ पे देखो डिवाइड होना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे न्यूक्लियस डबल हो गया है। फिर फिफ्थ पे आ जाओ, साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो गया है। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर देखा जाए तो फर्स्ट फर्स्ट के बाद में थर्ड, जब न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद में सेकंड, सेकंड में देखो न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड कर गया है। फिफ्थ में देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। और फोर्थ पोजीशन आते आते यहाँ पे दो अलग अलग दो लेशमानिया यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर, दैट इज बी। तो करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले फर्स्ट, फिर इसके बाद में थर्ड, फिर सेकंड, फिर फाइव और फिर उसके बाद में फोर्थ, ठीक। तो ये एज इट इज फिगर दे दिया है वहां उठा करके एनसीईआरटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस एट साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे बस सिंपल सा बताना है कि जो दो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स डेवलप होता है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट दिस इज अ न्यूरॉन फर्स्ट और ये हो गया एक्सॉन, और यहाँ पे एक्सॉन के बाद में ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। और हमें पता है कि न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे ह्यूमन सिस्टम में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। दिस इज एक्सॉन। और एक्सॉन की जो ब्रांचेस होती हैं दैट वी नो, दैट इज डेंड्राइट्स, ठीक है। तो होता क्या है, यू ऑल नो दैट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है, जब भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है तो वो इंफॉर्मेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब जो भी इम्पल्स है वो इम्पल्स जब तक इस न्यूरॉन में फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में फ्लो करेगी, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल पे क्या होगा, इस इम्पल्स को यहाँ से सिक्रेट आउट होना है। अब यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस आ गया, इस एम्प्टी स्पेस के बीच में कैसे ट्रेवल करेगा, है ना, किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस न्यूरॉन टू दिस न्यूरॉन पास होगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो यहाँ पर आई, जो एक्सॉन से स्टार्ट हुई ट्रैवल होना और आपके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंची, तो यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो साइनैप्स इसी एरिया को, जो ये गैप है ना, इसी गैप को हम लोग साइनैप्स बोल देते हैं, ठीक। अब साइनैप्स में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो केमिकल सिग्नल के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होती है। तो फर्स्ट न्यूरॉन की जो ये एक्सॉन टर्मिनल है ना, ये एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करेंगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगी। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स विच आर ऑफ केमिकल नेचर, दे विल दे विल मूव द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और ये जो सेकेंड न्यूरॉन है इसकी जो डेंड्राइट्स में बना रहा हूँ, ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, वापस से इस न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन लेकर के आ रहा है इसको कैच कर देंगी, वापस केमिकल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगी। और फिर ये ऐसे ही कहानी आगे चलती रहेगी। तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि एट साइनैप्स केमिकल सिग्नल हो रहा होता है, ठीक है, दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। कुछ बेसिक एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, all human chromosomes are not paired. Most human chromosomes have a maternal and a paternal copy, and we have 22 such pairs. But one pair called the sex chromosomes is odd in not always being a perfect pair.
Women have a perfect pair of sex chromosomes, but men have mismatched pair in which one is normal size while the other is short one. So in humans, how many chromosomes are present in a zygote and in each gamete? Right? तो सबसे पहले ये बात हमें तो ये पता है कि जाइगोट जो होता है, राइट, वो जाइगोट कैसा है, ये डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n। और हमें पता है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, और ये कैसा है, ये आपका 2n है। ठीक, तो जाइगोट क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स आपको जाइगोट में मिलेंगे। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जो मेल गैमीट होता है दैट इज स्पर्म, इसके पास में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे ही फीमेल ओवा के पास भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मेल स्पर्म के पास में 23 क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल ओवा के पास में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के पास में दैट इज 46 क्रोमोसोम्स दैट इज 2n यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर के बन जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये तो पहला आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा आंसर। A few reptiles rely entirely on environmental cues for sex determination. Comment. तो ऐसा होता है ना कि कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गए, टर्टल्स हो गए, तो इनमें क्या होता है कि टेम्परेचर या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ जाता है एग के इंक्यूबेशन पे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं एक रेप्टाइल की, फॉर एग्जांपल टर्टल, तो अगर ये टर्टल रेप्टाइल का जो एग है, अगर इस एग की हैचिंग दैट इज बिलो 27 डिग्री सेल्सियस होती है तो अप्रॉक्सीमेटली जितने भी एग्स होंगे वो सारे के सारे मेल टर्टल में डेवलप होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इन एग की हैचिंग अबाउट 31 सेल्सियस होती है तो यहाँ पे फीमेल टर्टल्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इज टेम्परेचर रोल प्ले कर रहा है एग हैचिंग में। टेम्परेचर वेरी हुआ तो सेक्स डिटर्मिनेशन में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर नंबर बी हो गया। थर्ड आंसर है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस एंड नन ऑफ द पेरेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जस्टिफाई इट थ्रू द फ्लो चार्ट ओनली। और वाई डू ऑल गैमेट्स फाउंड इन ह्यूमन फीमेल्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम्स। तो इन दोनों का आंसर लगभग सेम है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग केस पेरेंट्स में। तो पेरेंट्स के पास में क्या है, आपका डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट इज 2n, चाहे वो आपका मेल पेरेंट हो चाहे आपका वो फीमेल पेरेंट हो, राइट। तो हमें पता है कि चाहे मेल पेरेंट हो चाहे फीमेल पेरेंट हो, उनके पास में 1 से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वो तो सेम होते हैं, मतलब ऑटोसोम्स होते हैं। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है आपके सेक्स वाले क्रोमोसोम्स में, जो कि फीमेल्स में सेम होता है दैट इज कैपिटल एक्स और मेल में होता है कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के सेट्स प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के दो दो सेट प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो होता क्या है कि यहाँ से जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे गैमीट में केवल सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, है ना, मियोसिस के थ्रू। तो फीमेल से आपको 22 क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं जो कि ऑटोसोम्स हैं, और एक आता है एक्स क्रोमोसोम, इन दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, ये गैमीट में आ गया। और मेल्स में यहाँ पे दो तरह के स्पर्म का फॉर्मेशन होता है दैट इज 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई। तो अब यहाँ पे जब प्रोजेनी बनेगी तो अब देखते हैं प्रोजेनी में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा फीमेल से केवल एक्स वाला ही क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, तो जब भी फीमेल से 22 प्लस एक्स, तो कोई भी चाइल्ड होगा उसके में फीमेल से एक्स क्रोमोसोम ही आता है। अब डिपेंड करता है कि मेल से कौन सा वाला यहाँ पे कंबाइन होता है। अगर यहाँ पे मेल से 22 प्लस वाई वाला अगर कंबाइन हो जाएगा तो जो प्रोजेनी होगी वो हो जाएगी बॉय दैट इज मेल। और अगर यहीं पे 22 प्लस एक्स के साथ में, राइट,
22 प्लस एक्स दैट इज फादर से भी अगर एक्स क्रोमोसोम आ गया तो जो चाइल्ड होगी वो हो जाएगी दैट इज गर्ल चाइल्ड और फीमेल। तो कुछ इस तरीके से हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं ह्यूमंस के केस में, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि जो पैरामीशियम होता है वो एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ना, और उसका जो शेप होता है वो कुछ स्लीपर, जैसे स्लीपर होता है जो हम चप्पल पहनते हैं घरों में, उस आकार का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का। और इनके सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीलिया। और ये जो सीलिया है दीज सीलिया हेल्प इन द फूड इनगल्फमेंट, जो भी उसको फूड खाना है पैरामीशियम को, ठीक है, ये पैरामीशियम क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं फूड पड़ा हुआ है तो ये सीलिया क्या करेंगी, सीलिया वेव करेंगी और उस फूड को मूव करेंगी और एक स्पेसिफिक स्पॉट पे लेकर के आएंगी, ठीक है। पैरामीशियम के सरफेस पे एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से ही इनगल्फमेंट होता है फूड का। तो इस स्पेसिफिक स्पॉट को हम लोग ओरल ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। और यही ओरल ग्रूव पे जब ये फूड चल के आ जाएगा तो पैरामीशियम इस फूड को इनगल्फ कर लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक। अब देखते हैं लिस्ट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले HCl का रोल क्या है, तो HCl का सबसे पहले रोल ये है कि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है सबसे पहली बात तो हमारे स्टमक में। और इस एसिडिक मीडियम का काम क्या है, इस एसिडिक मीडियम से होता क्या है कि हमारे स्टमक में जो पीएच है वो पीएच काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। और हमें मालूम है कि जो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, इस पेप्सिन एंजाइम को वर्क करने के लिए, इस पेप्सिन एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए क्या ज़रूरी है, दैट इज़ लो पीएच। या हम ये कह सकते हैं कि पेप्सिन एंजाइम तभी एक्टिवेट होगा जब हमारे स्टमक में पीएच लो होगा, ठीक है। अब सेकेंड हम देखते हैं दैट इज ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन ये आपका एक दूसरा एंजाइम है, ये भी आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है जस्ट लाइक पेप्सिन। बट ये सिक्रीट कहाँ से होता है, ये सिक्रीट होता है हमारे पैंक्रियाज से, राइट। तो पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है और इसका फंक्शन किस में है, इसका फंक्शन वंस अगेन प्रोटीन डाइजेशन में है, ठीक। थर्ड है मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक। अब आगे चल करके आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि स्टमक में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मसल्स की। तो बेसिकली जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की, ये फूड की मिक्सिंग में, उनकी चर्निंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे सिंपल सा है, मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ द फूड, राइट। तो ये हो गया स्टमक का। और लास्ट है आपका सलाइवरी एमाइलेज। तो सिंपल सा है, सलाइवरी एमाइलेज कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे माउथ में, है ना। किस में प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। और ये किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। हम जो भी फूड खाते हैं जिसमें स्टार्च होता है, इस स्टार्च को सिंपलर सुगर्स में ब्रेक करने में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम हेल्प करता है, राइट। सो नाउ हम आगे बढ़ते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये आपको मालूम है डबल सर्कुलेशन ह्यूमंस में देखा जाता है, ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स में। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि बर्ड्स और मैमल्स में ही आपको डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में आप दो पढ़ते हो, एक पढ़ते हो दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है दैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। और दूसरा आप पढ़ते हो दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये होता है आपका बिटवीन हार्ट एंड ब्लड टिश्यूज, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले लंग्स लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये है आपका बॉडी टिश्यू, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से चल करके आएगा लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू आएगा, ये आएगा चल के
दैट इज पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, सॉरी नॉट पल्मोनरी आर्टरी बट पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, थ्रू पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जब फिलिंग हो रही होगी ब्लड की तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा, ठीक है, और जब फिलिंग हो जाएगी तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उस टाइम पे लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वंस अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप कर दिया जाएगा वाया एओर्टा टू आवर बॉडी टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे एओर्टा के थ्रू हमारी आर्टरीज में ब्लड आती हैं और ये ब्लड क्या होता है हमारे टिश्यूज तक पहुँचती हैं, और टिश्यू से जहाँ पे टिश्यू में जो CO2 का लेवल टिश्यू में हाई होता है और ब्लड में यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, तो होता क्या है कि ब्लड से टिश्यू में ऑक्सीजन आ गया और टिश्यू से वापस कार्बन डाइऑक्साइड चला गया ब्लड में, ठीक है। तो ये होता है आपका एओर्टा के थ्रू। अब फ्रॉम टिश्यू से वापस यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड जाता है हार्ट के, ठीक है, जो कि आपका CO2 रिच ब्लड होता है, ठीक है, CO2 रिच ब्लड। और ये किसके थ्रू जाता है, ये जाता है हार्ट में थ्रू वेना केवा। अब जब राइट एट्रियम में फिलिंग हो रही होगी तो राइट एट्रियम रिलैक्स कर रही होगी, ठीक है। अब जब राइट एट्रियम फिल हो जाएगी तो ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, जब राइट एट्रियम खाली हो रही होगी तो राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगी, और जब ये राइट वेंट्रिकल फिल होगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आपके लंग्स को फॉर प्यूरिफिकेशन। और यहाँ पे इसे कहेंगे हम, यहाँ पे CO2 रिच ब्लड मूव कर रहा है आपके लंग्स के तरफ, और ये किस में जा रहा है, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो आर्टरी में वैसे तो ऑक्सी ब्लड फ्लो करता है बट केवल एक ही पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी में है जिसमें CO2 रिच ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है, ठीक है, जिसमें केवल ऑक्सी ब्लड ही फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट हो रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो यहाँ पे बिटवीन हार्ट एंड टिश्यू हो रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प्स बर्ड्स एंड मैमल्स। तो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे जो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का यूज हो रहा है इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं हो रहा है, किसी तरह की मिक्सिंग नहीं हो रही है, और हमारे टिश्यूज को अल्टीमेटली ब्लड प्रोवाइड होता रहता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे सेपरेशन हो रखा है, और एक्चुअली ये सेपरेशन उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है, अपने डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और क्योंकि जब हाई एनर्जी चाहिए तो मतलब हमेशा के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन जरूर होगा जो भी हमने फूड डाइजेस्ट किया है, जैसे ग्लाइकोलिसिस होना, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द टू मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में दो ही तरह के होते हैं, एक होता है बडिंग जो आप देख रहे हो ऊपर, और दूसरा होता है रीजनरेशन। तो बडिंग और रीजनरेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले बडिंग में क्या होगा कि जो पेरेंट बॉडी होगी, ठीक है ना, उसी पेरेंट बॉडी में बर्ड बनेगा। ये देखिए यहाँ बर्ड बन गया, ठीक है। अब ये बर्ड डेवलप करेगा, टेंटिकल्स आएंगे, यहाँ टेंटिकल्स आ गए, और फिर धीरे धीरे जब ये हाइड्रा, जो ये छोटू वाला हाइड्रा जब ये बड़ा होने लगेगा तो ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा, और पिंच ऑफ होने के बाद में ये न्यू हाइड्रा में, यहाँ पे ये न्यू हाइड्रा में डेवलप हो गया, ठीक है। तो बडिंग कहाँ से हो रही है, बडिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट, ठीक है, सेम पेरेंट बॉडी से ही बडिंग हो रही है और एक न्यू हाइड्रा बन रहा है। रीजनरेशन में क्या होता है कि सपोज दैट कोई डिस्टरबेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई और हाइड्रा यहाँ से कट हो गया, एम्पुटेट हो गया, ठीक है, एम्पुटेशन हो गई, तो यहाँ पे अभी हाइड्रा दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये जो लॉस्ट पार्ट है, हाइड्रा अपने लॉस्ट पार्ट को, ये जो लॉस्ट पार्ट है हाइड्रा का, इस लॉस्ट पार्ट को हाइड्रा वापस से क्या करेगा, रीजनरेट कर लेगा, है ना। तो देखिए यही तो हो रहा है आगे, इसने क्या किया है, इसने अपने लॉस्ट पार्ट को वापस से ग्रो कर लिया और इसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो दिस इज रीजनरेशन। ये दो तरीके हैं जिससे हाइड्रा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है।
अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, लिस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। तो सबसे पहली बात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जैसे कि रूट हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन सब के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो हम इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहले फायदा तो ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, एक प्लांट अगर आपको जर्मिनेट कराना है तो पहले आप सीड डालोगे मिट्टी में, फिर वो टाइम लेगा, है ना, फिर उसमें शूट सिस्टम डेवलप होगी, रूट सिस्टम डेवलप होगी, फिर काफ़ी समय बाद में उसमें फूल आने शुरू होंगे, है ना, फिर उसमें फ्रूट बनेगा, ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है कि हम कम टाइम में, है ना, लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेम को कट कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट फेज है प्लांट का वो छोटा हो जाता है और हम लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा दूसरा समय के साथ में बहुत सारे प्लांट्स में ना सीड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बहुत से फ्रूट्स हैं जैसे बनाना हो गया, है ना, तो बनाना में जो पहले बनाना होते थे उसमें सीड्स होते थे, बट आज जो बनाना मार्केट में है उनमें सीड्स नहीं होते। तो क्योंकि सीड्स नहीं है तो अब कैसे उनको जर्मिनेट कराएंगे? तो ऐसे प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हैं, उन प्लांट्स को भी हम लोग, है ना, प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो सेकंड हम लिख सकते हैं एडवांटेजेस कि टू प्रोड्यूस प्लांट्स, है ना, टू प्रोड्यूस प्लांट्स दैट कांट प्रोड्यूस सीड्स। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। राइट वन डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस या वेस्ट, लिस्ट टू इम्पैक्ट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ द accumulated waste on environment if not disposed of properly। तो भाई सिंपल सा है, एक है आपका बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे वेस्ट जिनको माइक्रोब्स डिग्रेड कर सकें, सिंपल, जिनको माइक्रोब्स डिकम्पोज कर सकें नेचुरल तरीके से, वो हो जाएंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। जैसे कि हमारे किचन वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, फ्रूट का, वेजिटेबल्स का जो मतलब वेस्ट निकलता है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ गया, ठीक है। इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जैसे प्लास्टिक हो गया, जो कि माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर सकते नेचुरली। और सिंपल सा है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, लॉन्ग टाइम में हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेन रहता है और हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करता है। बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स कम पोल्यूशन कॉज करते हैं और ईजिली से वो कम समय में डिग्रेड हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होते और हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करते रहते हैं, राइट। तो इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिकम्पोज करना या उनको डिस्पोज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंपेयर टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी और ऐसे ही हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब हम डिस्कस करेंगे ईयर 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।